दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। सजीव फोन इन प्रोग्राम है, तो सबसे पहले फोन नंबर नोट कर लीजिएगा 0755। ये भोपाल का कोड है, यानी कि जो लोग भोपाल से बाहर से फोन करेंगे हमें वो 0755 भोपाल का कोड लगाएंगे। दो बार 6 यानी 266049 2660049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1800233040। नोट डाउन कर लिया। चलिए अब बताते हैं कि आज किस महीने में हमारा पूरा दिन खास होने वाला है। सबसे पहले तो फरवरी लग चुका है और आज की जो तारीख है, आज की तारीख से लेके अगले हफ्ते तक सभी मतलब प्यार करने वालों के लिए पूरा खास सप्ताह है ना, रोज डे है आज। ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब प्यार और प्रेम की बात होती है ना, तो सबसे पहले तो परिवार से ही प्रेम जताया जाता है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इजहार का दिन है, तो अपने परिवार को, परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों को ये बात बताना ज़रूरी है कि वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। इसी के साथ कुछ और ख़ास बातें होंगी, जैसे कि प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं कुछ जगहों पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अब ठंड भी कम हो गई भैया, सुबह जल्दी उठना होगा और परीक्षा की तैयारियां बहुत अच्छे से करनी होगी, अच्छे स्कोर लाने जिनका 10th और 12th है इस बार। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ने बोल दिया अब धीरे धीरे मौसम साफ होने वाला है, ठंड कम होने वाली है, यानी अब तैयारियां जोरों पे होने वाली हैं। और जो लोग एक्सरसाइज से बच रहे होंगे ठंड की वजह से, आलस खत्म करेंगे और फिर से 5 बजे सुबह उठना शुरू कर देंगे। चलिए अब सिलसिलेवार कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको आज की तारीख। आज की तारीख, जैसा कि दिन मंगलवार है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज का दिन मंगलवार है तो आपका दिन मंगलमय हो। बताती हूँ आज की तारीख। तो आज की तारीख कह रही है विक्रम संवत 2079, फाल्गुन माह है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा। आज तारीख है 7 फरवरी 2023 और दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो कुछ मनोकामना, कोई विश मांगिए सुबह सुबह, आपका दिन अच्छा बीतेगा और हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। चलिए अब आज की तारीख और किन मायनों में खास है ये बता देते हैं, लेकिन उसके पहले तिथि के बाद जो हमारा टर्न होता है विचार बताने का, तो आज का क्या कहता है विचार आपको बता देते हैं। विचार कह रहा है कि उत्साह सब कुछ है, ये गिटार की तार की तरह कसा और वाइब्रेट करता हुआ होना चाहिए। आपको पता है ये बात किसने कही थी? फुटबॉलर ने, पेले साहब। इनका नाम कौन नहीं जानता होगा। वो ये बात कहते थे कि उत्साह को बरकरार रखना होगा, उसे कसकर रखना होगा। जहां पर भी आपका मनोबल टूटने लग जाए तो तुरंत खुद को मजबूत करना होगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ ना कि एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। अब चूंकि खिलाड़ी की बात हो ही गई है तो एक और खिलाड़ी का जिक्र होगा, वो भी होगा आज के इतिहास में। तो बताते हैं आज की तारीख किन मायनों में खास है। आज का इतिहास कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत का जन्म 7 फरवरी यानी आज ही के दिन 1993 में हुआ था। इसी के साथ अगली बात करेंगे, एक सशक्त और शक्तिशाली योद्धा, अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने वाला, चुआज विद्रोह, भूमिज विद्रोह के महानायक वीर गंगा नारायण सिंह जी, जिनका आज निधन हुआ था 7 फरवरी के ही दिन 1833 में। महाराष्ट्र के राज्यपाल एस.सी. जमीर ने 2009 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को डीलिट की उपाधि से नवाजा था। जी हाँ, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं अभी, ये इसी हमारे फैक्ट से जुड़ी हुई है। बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में आपने सुजीत कुमार की तस्वीर देखी होगी। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार का जन्म 7 फरवरी यानी आज ही के दिन 1934 में हुआ था। और लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, आज की तारीख में जो एक और नाम खास है वो है मार्क्सवादी नेता एस रामचंद्रन पिल्लई जी का, जिनका जन्म हुआ था आज के दिन यानी 7 फरवरी 1938 को। तो ये था हमारा आज का इतिहास। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आज के विषय और बताएंगे उस विषय से कौन जुड़ेंगे हमारे आज के अतिथि जो स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको फ़ोन नंबर नोट करवाएंगे। हम बता दें आपको 0755 266 0049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। कोड के साथ बता दिया मैंने 1800233040 यानी 1800233040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कीजिए। फटाफट फ़ोन घुमाइए क्योंकि आज का हमारा विषय सीधे और सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हाल ही में बजट आया, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी बजट से।
कुछ लोग बजट को, कुछ लोग क्यों हर बार की ही बात कर लेते हैं, जब भी बजट आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन यानी परेशानी बरकरार होती ही है। तो हमारा जो आज का विषय है ना, वो आम जनता के लिए बजट के मायने क्या है ये ज़रूर हम जानेंगे। और बजट के बारे में बताने के लिए आज शहर के, बल्कि कहा जाएगा कि प्रदेश के हमारे जाने माने दो चेहरे जो इस विषय से सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। परिचय करवाते हैं सीए अंशुल अग्रवाल साहब का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। और इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशु गुप्ता जी, जो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। दोनों चेहरे किसी परिचय के मोहताज नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर और मैम आपका। और मुझे ऐसा लगता है कि अंशुल जी आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत की। बजट के मायने की बात हो रही है। बहुत सारी उम्मीदें थी जब बजट आ रहे थे, जब सीतारमण जी वो अपना बैग लेकर जब चल रही थी तो लग रहा था कि ये जादू का पिटारा है और इसमें हम सब के लिए कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, हमारे फायदे छिपे हुए। क्या कहता है इस बार का बजट? बिल्कुल प्रिया जी, जादू का पिटारा तो था ही। और जब हम बात करते हैं कि बजट की, तो बजट के अंदर क्योंकि ये चुनावी बजट भी था तो हर एक का ख्याल रख के कुछ ना कुछ एलोकेशन हर जगह करा गया है, टैक्स में भी रिबेट दी गई है। तो इस बजट के अंदर सभी को कुछ ना कुछ सौगात दी गई थी जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और जादू का पिटारा है, देखिए दुनिया में सबसे आसान काम होता है किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना जी। तो अगर हम बजट की खामियां निकालने बैठेंगे तो हमारे पास वो बहुत सारी आ जाएंगी, बट मैं इस बजट से संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, मतलब हम सिक्के के दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उन पहलुओं में सबसे वजनदार कौन सी चीज़ है इस पर ज़रूर आप जानना चाहेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट सबसे पहले ढूंढ लिया जाता है। पॉजिटिव पॉइंट जो वाकई फ़ायदेमंद है उस पर जोर दिया जाना और किस तरह से फ़ायदे को हम मतलब गेन कैसे कर सकते हैं, इस बजट से कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। अंशु जी, आप महिलाओं के लिए इतने लंबे समय से काम कर रही है, ज़रूर हम बताना चाहेंगे हम दर्शकों को NH12 क्रिएटिव की अगर हम टीम की बात करें तो ये जो नाम है ये बहुत चर्चाओं में रहता है, शहर में ही नहीं प्रदेश में भी। उसको हैंडल करती है, उसकी डायरेक्टर है, संस्थापक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ अंशु जी। बिल्कुल सही बात है। NH12 क्रिएटिव विमेंस क्लब निरंतर 12 सालों से महिला उत्थान और उनके सशक्तिकरण पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किया गया था इस ग्रुप को। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त अगर आप बता दें कि किस तरह से काम करती है संस्था महिलाओं के लिए। देखिए, NH12 क्रिएटिव विमेंस क्लब एक ओपन ग्रुप है, इसको एक किसी भी NGO का हमने एक रूप नहीं दिया है और ये निरंतर महिला उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए इस तरह काम करती है कि जो भी महिलाएं जिस भी क्षमताओं के साथ हमारे इस संसार में आई हैं, उन क्षमताओं को हम प्लेटफॉर्म देते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी जो लैकिंग होती है महिलाओं के साथ, उनमें बहुत हुनर है, उनमें बहुत कैलिबर है, उनकी क्षमताएं अपार हैं, पर उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो चाहे वो प्रोफेशनल्स किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, चाहे वो एक होम मेकर हो, माँ हो, दादी हो, नानी हो, तो हमारे यहाँ हर एज ग्रुप की, हर विधा से जुड़ी हुई, हर प्रोफेशन से जुड़ी हुई, हर तरह की महिलाओं का ये क्रिएटिव समूह है। और हम एक दूसरे को बांधते हुए, एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप से, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की प्रतिभा को हाईलाइट करते हुए ये इस ग्रुप का संचालन करते हैं। और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि महिला उत्थान हर फील्ड में हो। बिल्कुल सही। सीए साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल था जो मुझे रखना है कि ये जो बजट आया है, आम बजट की हम बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेबल कब से होने वाला है? देखिए, ये जो बजट आया है हमारा, ये एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2024-25 जी। मतलब जो हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है, ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 तक। तो 23-24 वाला जो साल है, जब इसका टैक्स कैलकुलेशन करा जाएगा तो वो करा जाएगा 24-25 में, असेसमेंट ईयर 24-25 जिसको हम बोलते हैं। तो ये बजट की जो एक्चुअली एप्लीकेबिलिटी होगी वो असेसमेंट ईयर 24-25 से होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल। अब चूंकि आप बात कर रहे थे कि इसके फ़ायदे के बारे में हम बात करें, महिलाओं का जिक्र अभी हुआ ही है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या फ़ायदे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है ना, मूलभूत सुविधाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आशा भरी नज़रें जाती है, भाई हमारा रसोई का सिलेंडर कम हुआ कि नहीं हुआ, दाम उसके कम हुए कि नहीं हुए। तो कुछ पहले बेसिक चीज़ों पर मैं चाहूँगी कि हमारी महिलाओं के लिए कुछ बता दिया जाए। देखिए, एग्जैक्टली रसोई के गैस सिलेंडर के बारे में या घर के कंटेनर्स के बारे में ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक बजट में, फाइनेंशियल बजट में नहीं आता। हाँ, बट महिलाओं के लिए एक फ़ंड एलोकेशन ज़रूर रखा हुआ है, एक बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में उनके लिए, रूरल वुमेन मिशन के अंदर या फिर महिला उद्यमी सेगमेंट के अंदर बड़ा हैंडसम से फंड्स का एलोकेशन करा गया है, जहाँ पर अलग अलग तरह की योजनाएं जो हैं वो सरकार के लिए पाइपलाइन में है।
और वो उनको शीघ्र इम्प्लीमेंट करके महिलाओं के स्वावलंबन की तरफ वर्क कर रही हैं। जी। मतलब वो रोज़गार देने वाली महिलाओं के लिए वर्किंग करे जा रही है, तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत वेलकम स्टेप है। बिल्कुल सही, रोजगार देने वाली महिलाओं की आपने बात की है। हमारे साथ अंशु जी लगातार बनी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। अंशु जी, किस तरह से एमएसएमई, मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी दें हमारी महिलाओं को, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र से जो जुड़ी महिलाएं हैं। बिल्कुल सही कहा, और अंशुल जी ने भी जिस तरह से कहा कि ये जो बजट है विशेषकर हम महिलाओं को ही केंद्रित करके बनाया गया है, क्योंकि अभी तक क्या होता, पिछला आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए हमारे भारत का, उसमें कहीं ना कहीं रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। और आत्मनिर्भरता की बात जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उसके लिए आत्मनिर्भर हमारा देश बने कैसे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे खुद के लोग हमारे ही देश में रोजगार सृजन करें। रोजगार जब सृजन करता होंगे मतलब उद्यमी बनेंगे, तो उद्यमी अपने आप में एक बहुत बड़ी चेन लेके चलता है। वहाँ पे उनके मैनेजर्स होंगे, उनके एम्प्लॉय जो होंगे वो हर तरह की सेगमेंट के एम्प्लॉय होंगे। तो यहाँ पे जो बात कही अंशुल जी ने कि वो यही सही बात है कि हमारे देश में अब एमएसएमई को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, बहुत उसको महत्व दे रहे हैं, और उसके लिए इस बार स्पेशल बजट भी आया है। देखिए, महिलाओं के लिए तो अलग आया है, स्टार्टअप इंडिया के लिए बहुत बड़ा बजट आया है, रोजगार सृजन योजनाओं के लिए बहुत सारा बजट आया है, इवन एमएसएमई की जो लोन सुविधाएं हैं, जो ऋण सुविधाएं, उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट होके महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत सारे इजी लोन्स आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा बजट महिलाओं के और हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वकारी बजट रहा। और साथ ही मैं एक चीज़ और प्रिया यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि जब ये बजट आते हैं तो सही बात है, हम रसोई तक सीमित हो जाते हैं, हम गैस सिलेंडर देखते हैं, ये चीज़ें जब हम खुद अपनी भारत की मजबूती को आर्थिक रूप से देखेंगे, महिलाएं आगे बढ़ेंगी और महिलाएं भी अपने देश को जीडीपी में उनका योगदान रहेगा, तो डेफिनेटली हमारी आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। और फिर ये सारी जो पैरेलल चीज़ें जैसे गैस सिलेंडर हुआ, आटा, दाल, चावल, ये भी हमारे लिए हम बायर्स बन जाएंगे, हमारे पास लिक्विडिटी होगी, बाजार में पैसा होगा। जब हम महिलाओं के पास मतलब, और टैक्स रिबेट का भी अंशुल जी तो एक्सपर्ट हैं और आई एम नॉट सच एन एक्सपर्ट लाइक, तो मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि जब लिक्विडिटी आएगी बाजार में, हम महिलाओं के पास बिना टैक्स का पैसा होगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगी। तो वो पूरा इंटरकनेक्टिविटी है ये चीजों की। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें जी तो। बिल्कुल बिल्कुल। जब लास्ट बजट आया था तो लास्ट बजट के अंदर भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट और रोज़गार के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया। बट अगर आप देखेंगे इस बार के, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो विल फाइंड कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिक्रूटमेंट 21% जो था वो रोज़गार में उछाल आया। सही। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे आई एम नॉट अ गवर्नमेंट स्पेसिफिक पर्सन, तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनीवन, रोज़गार खुद से क्रिएट नहीं करे जा सकते। रोज़गार के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करी जाएगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जब हम वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो फंड्स होता है वो जीडीपी इंक्रीज़ होती है, फंड्स जो होता है इकोनॉमी में पंप होता है और वहीं से रोज़गार जनरेट होते हैं। अब अगर इतना बड़ा फंड कैपिटल स्ट्रक्चर में जो प्रधानमंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला है कि इतना सारा पैसा जो है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। अंशुल जी बीच में रुकना चाहूंगी क्योंकि मैंने बताया कि सजीव फोन इन प्रोग्राम में फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं और वो आप दोनों से ही सवाल रखना चाह रहे हैं। बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी और सवाल रखिएगा। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बजट में जो है जो हमारे बच्चे और बच्चियां उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था रखी है, क्योंकि जो नौजवान है उनको नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, और जो हमारे बच्चन है उनको रोटी कपड़ा और मकान बजट उनके माध्यम से कैसा मिलेगा, उनको बुढ़ापा में आराम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है पहले आपसे ले लेती हूँ इसका आंसर और फिर अंशु जी के भी जोड़ेंगे हम। देखिए, सीधे तौर पे तो ये नहीं बोल सकते कि किसी की बेटे बेटी को कैसे रोज़गार दिया जाएगा सर। हाँ, बट गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस करा है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब था कि आप अपने जो अपने अंदर छुपी योग्यता है उस योग्यता को निखारने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बना के रखा है जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वो स्वरोजगार की तरफ मूव करता है। स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो रोज़गार देने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर लोग बाग है ना ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और वही एक सबसे बेस्ट उपाय है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है
कि यही एक सबसे बड़ा मूवमेंट है रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए। बिल्कुल, अंजू जी क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल बहुत सही है कि इस बार बजट के लिए सर आपके बच्चों के लिए बहुत बहुत सारी योजनाएं, बस आपको करना ये होगा कि सरकार का पोर्टल है, आपको डिजिटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। सरकार के जो ये पोर्टल है एमएसएमई के, आप कीवर्ड्स डालिए, वहां पे डिफरेंट योजनाएं। और इस बार तो सरकार ने अप्रेंटिसशिप पे भी बहुत फोकस किया है कि अगर आपका बच्चा डिजिटली कुछ सीखता है, गवर्नमेंट डिजिटल यूनिवर्सिटीज इस बार आ रही हैं, तो अगर आपका बच्चा डिजिटली भी कोई स्किल सीखता है तो और कहीं पे उद्यम या कोई रोजगार से जुड़ता है और नहीं भी जुड़ता, स्किल्ड पर्सन हो जाता है, तब भी आपके बच्चे को एक एप्रिसिएशन के तौर पे अप्रेंटिसशिप का एक छोटा सा अर्थधन मिलेगा। तो सर आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार रोजगार के अवसरों के लिए भी भयंकर योजनाएं दी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आप सृजन योजनाओं के तहत भी मतलब उद्यम स्थापित करिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप्स के लिए तो अति मतलब बहुत अच्छा बजट आया है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल, सबका फेवरेट बजट है, क्योंकि इसको आत्मनिर्भर बजट कहा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है ये शब्द। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल हम जान लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से प्रदीप साहू जी इस वक्त फोन लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी, सवाल रखिएगा। प्रिया मैडम, सभी को नमस्कार। मैंने लास्ट ट्यूसडे का आपका प्रोग्राम बहुत मिस किया। आप क्या मजबूरी रहती है, कभी कभी घर पर नहीं रहते हैं तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? अदरवाइज नमस्कार एमपी मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है जी, बिल्कुल करता हूँ सबसे जुड़ने की। मैं अंशुल भाई से ये पूछना चाहता हूँ दो, आप तो आम आदमी की भाषा में बताओ क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या क्या महंगा हुआ है। ये है। और दूसरा मेरा मैडम से प्रश्न है कि एज ए सोशल वर्कर आपने लेडीज के लिए या लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि महिलाएं हर फील्ड में आगे आए, क्योंकि महिलाएं आगे आएंगी ना तो भारत में जो भ्रष्टाचार है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर सवाल, जवाब आप दोनों से। अंशुल जी पहले। हाँ देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कोई बहुत सस्ती है महंगी होने वाली है। एक्चुअली क्या हुआ कि एक हाथ से लेके दूसरे हाथ पे देख के उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे घर में किचन में इस्तेमाल होने वाली जो चिमनी होती है जी, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जो है वो चिमनी के मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करें, जिससे काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो उन्होंने क्या करा, जो बनी बनाई चिमनी है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, और एट द सेम टाइम जो उसमें कॉयल यूज़ होने वाली थी वो कॉयल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। मतलब अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि आप रॉ मटेरियल खरीदो, फिनिश गुड्स मत खरीदो, रॉ मटेरियल खरीदो, रॉ मटेरियल के बाद आप उसको मेक इन इंडिया करो और उसके बाद बेचो। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में डिफरेंस तो ऐसा किसी भी आइटम पे नहीं पड़ने वाला है। इंपोर्ट ड्यूटी का ही एक ऐसा खेल है जहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। जैसे टीवी जो है वो सस्ती होने वाली है आपकी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। कैमरे के लेंसेज महंगे हो गए हैं, तो कैमरा जो है वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है। जो मेजर बड़ा सा चेंज आया है सर, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और वहाँ पर रेगुलरली चेंजेस होते हैं जी, तो जो बड़ा चेंज आता है वो टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर आया है जी। टैक्स स्ट्रक्चर में अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए या 7 लाख रुपए से कम है तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स आएगा वो इनकम टैक्स पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा। न्यू रिजीम है, एक सेक्शन 87A की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करा हुआ है, तो 7 लाख रुपए तक का आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा जो पैसा बचने वाला है वो यहीं पे बचने वाला है जी। और न्यू रिजीम में जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी प्रावधान आ चुका है जी। बिल्कुल। और जहां तक आपने बात की थी प्रदीप जी कि ये प्रोग्राम जब मिस हो जाता है तो आप कैसे देख सकते हैं, इसका बेहतरीन तरीका आपको बताती हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल डीडी मध्य प्रदेश, इस पर भी आप देख सकते हैं, हमारी लिंक डली होती है। और इसके अलावा आप सिर्फ यही प्रोग्राम नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरी प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपके सारे फेवरेट दूरदर्शन के कार्यक्रम उसमें मिल जाएंगे। और नमस्कार एमपी का रिपीट टेलीकास्ट भी है, शाम को आप देख सकते हैं। तो ये आपकी उस समस्या का समाधान हो गया। अंशु जी, आपसे भी उन्होंने एक सवाल का आधा टुकड़ा आपके पास भी है जवाब। बिल्कुल सही प्रदीप जी, मैं बता दूं कि हम निरंतर महिला सशक्तिकरण पर ही काम कर रहे हैं, और वो किस तरह कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। हम महिलाओं को आर्थिक मजबूती के साथ ही सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं, क्योंकि महिला अगर आत्मनिर्भर होगी वही उसका एक स्वरूप होगा सशक्तिकरण का। हम गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट योजनाएं तो आप किसी भी स्तर पे किसी के द्वारा भी आप तक पहुंच सकती हैं, पर गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक जो योजनाएं हैं उनके साथ हम औरतों को जोड़ते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्टअप करते हैं कि आप अगर उद्यम करना चाहती हैं या उद्यम कर रही हैं
तो आपके अंदर वो क्या क्षमताएं होनी चाहिए जिस तरह से आप एक अपने घर परिवार का संचालन करती हूँ, उसी मजबूती के साथ आप अपना उद्यम भी बढ़ाइए और उस तरह से आर्थिक मजबूती लीजिए। साथ ही उद्यम बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा जो अर्थ धन का एक स्ट्रक्चर होता है वो होता है लोन। अगर इजी फाइनेंस सुविधाओं के साथ हमारी महिलाओं को लोन मिल जाता है तो उस लोन की भी हम डायरेक्ट बैंकर्स के साथ उनकी वर्कशॉप कराते हैं। अब लोन कैसे मिले ये सबसे बड़ा पेचीदा काम है। तो अगर मुद्रा लोन की बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की कि मुद्रा लोन जो महिलाओं को 75% महिलाओं के लिए ही ये डिजाइन किया गया है। बस इसमें कमी क्या होती है, बैंक इसमें किसी भी प्रकार का मॉर्गेज नहीं लेती, किसी प्रकार की आपकी गारंटी नहीं लेती, सिर्फ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स लेती है और बेसिक चीज देखती है कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम उनके अंदर बिल्टअप करते हैं, उनको स्ट्रांग नेटवर्किंग करते हैं, हम गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट योजनाओं से जोड़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि आपने घर पे या उद्यम में कोई भी सामान तो बना लिया, आपका प्रोडक्ट तो बन गया महिलाओं का, पर वो बेचे कहाँ वो अपना उचित दर के साथ सामान भी सप्लाई करे। तो गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, जेम पोर्टल पे हम रजिस्टर करवाते हैं महिलाओं को, डिजिटली स्ट्रांग करने की नेटवर्किंग, बैंक की नेटवर्किंग की ऐसी वर्कशॉप देते हैं। मतलब हर तरह से उनको एक सशक्त उद्यमी बना देते हैं। जब एक महिला उद्यमी बनती है उसकी नेटवर्किंग में हजारों रोजगार की संभावनाएं होती हैं। तो वो स्थापन, उनका क्रियान्वयन, उनकी क्रियाशीलता, ये सारी सक्षमताओं के साथ हम उनको उत्कृष्टता की उस चोटी तक पहुंचाते हैं जहां की वो हकदार होती हैं। तो ये सारी चीजों के साथ हम उनको जोड़ते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं और ये सारी निःशुल्क होती हैं। मतलब ये और विशेष बात बताऊं कि ये सारी चीजें हम निःशुल्क करवाते हैं। क्या बात है। मैं आपसे पूछूंगी, ये जो नेशनल हाईवे की तरह आपने NH12 जो नाम रखा है कुछ बताना चाहेंगी? मैं इसका जवाब अगर थोड़ा मनोरंजन करने क्यों, क्योंकि ये गंभीर विषय है, बजट उसको भी समझना है और नेशनल हाईवे को भी समझना है। नेशनल हाईवे क्रमांक जो 12 है, हाँ। ये सबसे बड़ा हाईवे है और ये इंडिया की पहली चोटी से नीचे तक की चोटी को जोड़ता है। तो जितनी भी नेशनल हाईवे से कनेक्टेड हमारी औरतें हैं वो सब हमारी मेंबर्स हैं और मेंबरशिप भी निःशुल्क है। तो सारा का सारा एक बड़ा समूह हमसे जुड़ गया है और हम निरंतर प्रयास ये रहता है कि हम महिला उत्थान के लिए जिस भी हम आजकल डिजिटली औरतों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल स्तर पे तो कर ही रही हैं हमारी महिलाएं काम, उनके प्रोडक्ट अब इंटरनेशनल स्तर पर भी हम पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे सरकार की एक्सपोर्ट योजनाओं के तहत। तो बहुत सारी ऐसी चीजें सर कि महिलाओं को एक बार जोड़ तो दीजिए। महिलाएं तो ऐसी विशेष क्षमताओं के साथ पैदा हुई हैं कि वो रुकती नहीं है जब उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो। क्या बात है, बिल्कुल इस तरह के मंच उन्हें मिलते रहेंगे। अब तो अभी तो शुरुआत है। तो फिलहाल के लिए हम छोटा सा ब्रेक इसलिए लगाने वाले हैं क्योंकि खूबसूरत सी कव्वाली आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आइए लेते हैं उसका लुत्फ उठाते हैं। दोनों जहां के मालिको, दोनों जहां के मालिको, मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, मुख्तार आ गए। मुख्तार आ गए।
का, सानी नहीं है कोई नबी के जमाल का, सानी नहीं है कोई नबी के जमाल का, सानी नहीं है कोई नबी के जमाल का, अल्लाह ने बनाया है उनको कमाल का। सरकार आ गए सरकार, वो कमली वाले मोहम्मद सरकार आ गए सरकार आ गए सरकार आ गए सरकार आ गए। सब आसिए कहेंगे मैदान हश्र में, 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 महशर में आसियों के, महशर में आसियों के मददगार आ गए, महशर में आसियों के मददगार आ गए सरकार आ गए सरकार ओ कमली वाले मोहम्मद सरकार आ गए सरकार आ गए सरकार आ। कितनी सकारात्मक ऊर्जा थी ना इन शब्दों में, पूरा माहौल ही बदल गया। चलिए वापस आते हैं उस विषय पर, लेकिन उसके पहले फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट करवा देती हूँ। जो इस वक्त दर्शक जुड़े होंगे ना, उनको भी पता रहे कि 0755 हमारे भोपाल का कोड है और 266049 हमारा लैंडलाइन नंबर है, 1800233040 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। फटाफट प्रदीप जी और बाकी हमारे कॉलर की तरह आप भी फ़ोन लगाइए, और बजट को समझना चाहें या आपकी कोई क्वेरी है या कोई कन्फ्यूजन है तो फटाफट फ़ोन लगाकर आप हमारे दोनों विशेषज्ञ से चर्चा कर सकते हैं, सवाल रख सकते हैं उनके सामने। तो चलिए, आम बजट की हम बात कर रहे हैं, आम जनता के लिए बजट के मायने, इस विषय पर हम चर्चा करें। हमारे साथ अंशु गुप्ता जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, और इसी के साथ हमारे साथ सी अंशुल अग्रवाल जी जो कि पूर्व चेयरमैन हैं ICAI भोपाल से। तो अंशुल जी, हम डिस्कनेक्टेड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस शब्द को लेकर? देखिए, वैसे तो बजट में हर क्षेत्र का ख्याल रखने की कोशिश करी गई है, पर एक एरिया जो था इन्वेस्टमेंट वाला, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। अच्छा। जैसे जो इंश्योरेंस सेगमेंट था हमारा, उस इंश्योरेंस सेगमेंट में पहले ऐसा होता था कि आप कितना भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो एक धारा थी सेक्शन 10(10)(d), उस धारा के तहत वो पूरा की पूरा जो मैच्योरिटी अमाउंट होता था वो टैक्स फ्री होता था। अब गवर्नमेंट ने इसको थोड़े से नकेल कस दी है। उन्होंने बोला कि अगर आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख या 5 लाख से अधिक है और इतना बड़ा अमाउंट आप 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर कोई भी इंश्योरेंस का पॉलिसी आपने ली है और उसका आप इतना लमसम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसमें जो गेन वाला हिस्सा होगा वो गेन अब आपका टैक्स फ्री नहीं रहेगा जी। तो ये एक मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हमेशा से गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया रहा है कि साहब हम जो है वो इंश्योरेंस और स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट को हमें प्रमोट करना था। तो ये इस बजट के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग डिस्कनेक्ट लगा, जहाँ पे स्मॉल सेविंग स्कीम्स या पोस्ट ऑफिस का जो इंकरेजमेंट था या जो LIC का इंकरेजमेंट था, लाइफ इंश्योरेंस से रिगार्डिंग जो इन्वेस्टमेंट था, वो मुझे इस बजट में देखने को नहीं मिला। तो ये मैं इस चीज़ को डिस्कनेक्ट मानता हूँ। ओके। अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मैं अंशु जी आपसे वो उद्यमी आधार के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी पहले, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो गवर्नमेंट की MSME मंत्रालय है, जिस तरह आत्मनिर्भर भारत की बात अब चल रही है और लोगों के जहन में आत्मनिर्भरता क्या होती है ये भी अब फिट होता जा रहा है। तो जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो वो बने कैसे, उसका पहला स्टेप कैसा होगा, और गवर्नमेंट की कौन कौन से इंसेंटिव योजना हैं जिनके साथ हम उन योजनाओं का लाभ भी ले सकें। तो इसका पहला जो चरण है या पहला स्टेप जो है, उसमें जैसे कि आप हमारे देश के आधार नंबर से जुड़ जाते हैं, आपका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, ऐसे ही
उद्यमी का अपना एक उद्यम आधार नंबर होता है। तो ये उद्यम आधार नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है अब एमएसएमई की कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए। आप इसका मतलब ये होता है कि आप उद्यमी बन गए। अब आप बन गए, वो किस तरह बनेंगे, वो गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ पे आप जाइए, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल नाम से आएगा। उसमें बहुत मिनिमम मतलब कि आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड नंबर चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है उसका नंबर चाहिए। और वो सेगमेंट वाइज 5-6 स्टेप्स होते हैं। उसमें आप खुद ही फ्री ऑनलाइन ये सेवा है सरकार की, आप उन सारे डाटा को भर दीजिए और आप एक उद्यमी बन के रजिस्टर्ड हो गए सरकार के पोर्टल पे। अब इसके बाद जो होता है कि उद्यम आधार कार्ड होल्डर हो गए तो सरकार की अपनी एक पूरी लिस्ट होती है कि हमारे पास इतने हज़ारों के रूप में उद्यम आधारी लोग हो गए। अब सरकार बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट भी करती है, इन्हीं उद्यमियों को फिर सरकार प्रमोट भी करती है, इन्हीं के लिए सारी योजनाएं होती हैं सरकार की। बैंक बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं जो PMEGP योजना है, ये प्रधानमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है, मतलब सृजनकर्ता के रूप में ही प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा है। तो ये सारी योजनाएं जो उद्यम आधार कार्ड है, मैं सबको फोकस करती हूँ, विशेषकर युवाओं को और महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं उद्यमी बनती हैं तो पूरी घर की यूनिट भी उद्यमी बन जाती है, रोजगार से जुड़ जाती है और आर्थिक मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। तो हमारा भी लक्ष्य है कि हम गवर्नमेंट के उद्यम आधार कार्ड होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि इनको सारी वो योजनाओं का लाभ भी मिले और एक पहला चरण जो है उसमें ये पहले आए, उसके बाद तो ये इनके लिए खुला आसमान है। बिल्कुल। अंशुल जी, बहुत एक बड़ा सा एक सवाल खड़ा हो जाता है दो शब्दों के बीच में अंतर करने की जब बात आती है। एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरी बात होती है सेविंग की, यानी निवेश और बचत। बहुत कम लोग हैं, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करना चाहूँ, आसान भाषा में समझा दीजिए कि कौन सी स्थितियाँ बचत के अंतर्गत आएंगी, कौन सी स्थितियाँ या कौन से जो खर्चे पानी की हम बात करें वो निवेश के अंतर्गत आ सकते हैं। देखिए, जो निवेश होता है नॉर्मली हम उसको लेके चलते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चे की एजुकेशन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपना बुढ़ापा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो नॉर्मली जब हम 10 या 15 साल एक बड़ा सा विजन लेके चलते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखें तो बहुत अच्छा होगा। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि भाई मैं इस साल थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसा इकट्ठा करूंगा, जब जैसे ये साल ख़त्म हो जाएगा तो साल ख़त्म होने के बाद मैं है ना इतना पैसा जो है वो घर में टीवी लेके आ जाऊंगा या लैपटॉप खरीद लूँगा या कंप्यूटर खरीद लूँगा या 2 व्हीलर खरीद लूँगा। तो ऐसी जो चीज़ होती है वो सेविंग्स के अंदर आती है। अब इन दोनों के अंदर गवर्नमेंट के अलग अलग सेगमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो हमें देखने पड़ते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जैसे बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी 2-1 साल पहले जो था वो येस बैंक के साथ फाइनेंशियल क्रंच आया था, मेरे ख्याल से आप लोग अवेयर होंगे जी। तो लोगों में बड़ी भयभीत बने हुए हैं कि भाई हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर, स्मॉल सेक्टर बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए तक अगर आप किसी भी स्मॉल स्केल बैंक में, प्राइवेट बैंक में या कहीं भी और इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका आर्थिक संरचना में मानूं कि अगर वो मजबूत नहीं भी है तब भी आपका 5 लाख रुपए तक का फंड जो होता है वो सेव होता है। तो जो स्मॉल स्केल बैंक्स होते हैं उन स्मॉल स्केल बैंक्स में अगर हम FD के इंटरेस्ट के रेट की बात करें तो वो नेशनलाइज बैंक से ऑलमोस्ट 2% तक का अंतर आ जाता है। आज की डेट में काफ़ी सारी स्मॉल स्केल बैंक जो है वो सीनियर सिटीजन को 8.5% तक का इंटरेस्ट दे रही है। तो वहाँ पर अगर लोग बाग 5-5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करके पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको आगे लॉन्ग टर्म चैनल में चैनलाइज करते हैं तो वो एक छोटा छोटा सा जो सेविंग्स है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट का रूप ले सकती है। बिल्कुल। उद्यमी महिला की हम बात करें अगर, और उसके विकास के लिए क्या क्या किन किन बिंदुओं पर काम किया जा रहा है आपके द्वारा, इतने सालों में क्या बदलाव आए हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। देखिए, जब NS12 क्रिएटिव वीमेंस क्लब की मैंने स्थापना की तो मैं बहुत डेप्थ में औरतों की भावनाओं के साथ भी जुड़ी। और जब भावनात्मक स्तर पर हम महिलाओं की एक स्थिति देखते हैं वो ये रहती है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो कमज़ोर समझती हैं वो पैसे या आर्थिक मजबूती के साथ वो नहीं चल पा रही हैं समाज में, और वहीं वो प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे लोगों के द्वारा और भी जैसे कि वर्क प्लेस पे हरासमेंट है, ये सारी चीज़ों के साथ मैंने जब देखा तो मैंने
खुद से एक संकल्प लिया कि अब मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास करूंगी जिससे हम उनको एक मजबूती दे दें। तो अब हम क्या करते हैं कि NS12 क्रिएटिव विमेंस क्लब और MSME डिपार्टमेंट दोनों मिलके महिला उत्थान की वो सारी वर्कशॉप, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं और उनको हर सेगमेंट के साथ मीन्स इनिशियली उद्यम आधार, सबसे पहले हमारा काम होता है उनका उद्यम आधार रजिस्टर्ड कराना। उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं फिर उनकी एक तरह तरह के डिपार्टमेंट के लोगों के साथ, जैसे बैंकर्स होते हैं हमारे, उनको हम बुलाते हैं, हम खादी ग्राम उद्योग के डायरेक्टर्स को बुलाते हैं। बिल्कुल। एक क्वेरी बीच में है मेरी, मतलब कि ये जो कितनी महिलाओं से सफ़र शुरू हुआ था और इस वक्त इस NS12 से कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं, लाभान्वित हो चुकी हैं? देखिए मात्र 60 महिलाओं से हमने इनिशियली इसको एक रूप दिया था कि हम एक ऐसा सेतु या ऐसे एक ग्रुप की संरचना करेंगे जो ना ही कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होगा, ना यहाँ इटसेल्फ इनकी ग्रुप की कोई व्यावसायिकता के रूप में एक परिचय होगा, ना ही ये किसी तरह के और सरकारी फंड के साथ काम करेगा। मतलब NGO का स्वरूप होता है तो बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, उनकी बात हम अलग करते हैं। तो ये खुला एक ग्रुप बनाएंगे और एक दूसरे का हम हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे की क्षमताओं को आकाश तक ले जाएंगे। और ये एक मिरेकल हुआ जब ये सोच मैं लेके आई समाज में, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने मुझे तुरंत कॉल किया। वहाँ के ADGP यादव सर थे, उन्होंने बोला मैम आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको देख के सलाम है, और हम पूरे प्रदेश की महिलाओं के सुरक्षा की जागरूकता अभियान का एक जागृति मंच आपको बना के देते हैं और आप उसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें हमारी स्थानीय SDOP सारिका शुक्ला मैम थी, मैंने और उनने बहुत बड़ी नेटवर्किंग तैयार की। फिर मुझे समझ में आया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये उद्यम से जुड़े, तो इस तरह हमने शुरुआत 60 औरतों के साथ की थी। धीरे धीरे भोपाल के हर क्षेत्र की औरतें हमसे जुड़ती गई, तो 2,500 से 3,000 भोपाल इटसेल्फ में हमारी महिलाएं हैं, 9,500 से ऊपर मध्य प्रदेश में हमारी पूरी विंग्स महिलाओं की काम कर रही हैं। अब हम जयपुर, मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार, हम 3 स्टेट में अपने इसको एक्सपोजर के साथ इसकी शाखाओं को और बढ़ा रहे हैं। जी अंशु जी, आप जुड़ना चाह रहे थे? अंशु जी। नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा था शानदार। क्योंकि अंडमान निकोबार इसलिए हमने टारगेट किया कि उन महिलाओं को बहुत क्योंकि वहाँ पे भी क्षमताएं बहुत हैं, अपार क्षमताएं, वहाँ के लोकल प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं प्रिया जी कि जब मैं उनसे मिलती हूँ और जब वो मुझे व्हाट्सएप करती हैं तो वहाँ की जो नेचुरल चीज़ें, बांस हैं वहाँ का, उस फाइबर से वो क्या क्या बना देती हैं। तो तब मुझे लगा कि वहाँ की नेटवर्किंग और मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अब जल्दी ही हम मार्च के बाद अंडमान निकोबार की एक बहुत बड़ी एक यूनिट स्थापित करते हुए उनको भी मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से जोड़ देंगे। बिल्कुल, ना सिर्फ महिलाओं के लिए, दर्शकों को बताना चाहेंगे स्लम एरिया के बच्चों के लिए भी आप काम कर रही हैं अंशु जी। तो वाकई बहुत बड़ा वृहद क्षेत्र हो चुका है ये आपका, क्योंकि अगर एक महिला जुड़ रही है आपसे तो दरअसल वो अकेले नहीं जुड़ रही, पूरा परिवार जुड़ जाता है। यहाँ छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूंगी प्रिया जी, जैसे आपने मेरे स्लम एरिया के बच्चों की बात कही, तो वहाँ पे हमारा NS12 क्रिएटिव विमेंस क्लब निःशुल्क लाइब्रेरी स्थापित करता है हर स्लम एरिया में भोपाल के। और उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम इन बच्चों को साक्षर बनाएं, इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं तो इनको अराजक बनने से, हमें अपराधी बनने से रोकना होगा। तो यही एक बड़ा उद्देश्य है कि इन बच्चों को जब तक हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, हम अपने बच्चों की सुरक्षा को परिलक्षित नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये भी हमारा एक पवित्र उद्देश्य है और इसमें हम निरंतर। तो क्या ऐसा भी होगा, एक सवाल और आपसे रख लेती हूँ क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे अंशुल जी से भी पूछना है, लेकिन चूंकि अभी बातचीत आपसे हो रही है, क्या एक सीमित क्षेत्र है जिसके लोग आपसे जुड़ सकते हैं? मतलब इसका कोई क्राइटेरिया है आपके ग्रुप का, या फिर भोपाल में किसी भी क्षेत्र में स्लम एरिया के बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं या महिला आपसे जुड़ सकती है? नहीं, ये तो बहुत बड़े स्वरूप में ही हम काम कर रहे हैं। हम तो मतलब एक लास्ट इकाई तक पहुंचते हैं, जहां हमारी ज़रूरत होती है हम उनसे खुद ही जुड़ जाते हैं।
वो हम तक पहुंचने में अगर देर भी करते हैं तो हमारी महिलाओं की जो हमारी टीम है, मैंने 12 विंग पूरे भोपाल में मेरी काम करती है और हर विंग में 200 से 250 महिलाएं काम कर रही हैं। तो हम हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और उन तक हम खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरा भोपाल हमारा है। जहां हमारी जरूरत है हम वहां पे तुरंत पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। अंशु सर, आप कितने उत्साहित हो रहे थे ना कि एक महिला को, सशक्त महिला की बातचीत जब हम सुनते हैं। हेड्स ऑफ टू मैम। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है इस वक्त। और अंशुल जी, मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे, अंशु जी जैसी, अगर अंशु गुप्ता जी जैसी और महिलाएं हो जाए तो मुझे लगता है वो जो एक कमजोर वर्ग जो कहा जाता है ना, वो खत्म ही हो जाएगा। फिर आधी दुनिया नहीं, फिर बजट एलोकेशन की जरूरत फिर नहीं महिला पड़ेगी। दिवस मनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बजट का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि महिलाओं के लिए बजट में कितना फिर एलोकेशन लिक्विडिटी करा आ गया। जाएगी, महिलाएं पैसा बिल्कुल, कमाएंगी। बिल्कुल सही दूसरा बात। मतलब चाइना इज द, मैं उसको एग्जाम्पल लेके करती हूँ कि चाइना जो देश है उस देश से हमें सीखना चाहिए। और इतना पैसा हम भी कमाए, हमारी चीजें भी बाहर जाए, वहां से हमारे पास पैसा है। बिल्कुल। स्त्रियों के लिए आधी आबादी कहा जाता है, तो ये आधी आबादी पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयार हो रही है। अभी भी राज कर रही है। अंशुल जी, युवाओं बुजुर्गों के लिए, मुझे लगता है महिलाओं पर तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली इस बजट को लेकर, बात जब चल रही थी, युवाओं बुजुर्गों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चाहूंगी कि कुछ बात आप बताएं। युवाओं पे तो मैंने आपको बताया कि युवाओं के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जितने भी अभी आपने क्वेश्चंस करे, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, तो वो सारी चीज़ तो बजट के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसको आत्मनिर्भर बजट बोला गया, तो पूरा के पूरा जो ध्यान था वो युवाओं के ध्यान में रख के करा गया। इनफैक्ट मैं ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये जो बजट है वो महिलाओं और युवाओं के लिए ही है। और बुजुर्गों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए देखिए स्पेसिफिक तो मुझे पॉइंट आउट नहीं हो रहा कि उनको बुजुर्गों के लिए कोई स्पेशल फंड एलोकेशन करा गया है, या मैं कहीं पे हो सकता है कि मिस कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो मोटिव था, हम लोग बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है। पार्ट ए जो होता है वो फंड एलोकेशन होता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना फंड एलोकेट करा गया। ठीक है। और पार्ट बी जो होता है वो टैक्सेशन वाला होता है, पूरा इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम, इनकम टैक्स। तो हम लोग का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होता है उनका मैक्सिमम ध्यान जो होता है वो पार्ट बी पे होता है। जी। तो पार्ट ए वाला जो बुजुर्गों पे फंड एलोकेशन था वो मैं शायद हो सकता है कहीं मिस कर रहा हूँ, तो मैं उस बारे में अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी समस्या भी हाल ही में जब चर्चा हो रही थी तो एक सवाल उठा कि ITR क्यों फाइल करना चाहिए। हाँ। ये एक सवाल है सर, इसलिए क्योंकि बहुत सारे युवा समझ ही नहीं पाते सही समय पर ITR फाइल करने की अगर शुरुआत हो जाए तो उसके भावी क्या हो सकते हैं फायदे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, और इसको मैं बहुत तफसील से बताना चाहूँगा। जरूर। देखिए, ITR का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 तरीके होते हैं। हाँ। एक मैंडेटरी करना ही करना है आपको, अनिवार्य तौर पे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी आएगी। हाँ। और दूसरा वॉलंटरी मतलब आपके ऊपर दायित्व तो नहीं आता है इनकम टैक्स रिटर्न का, फिर भी आप ऑप्शनली उसको करना चाहते हैं स्वेच्छा से। ठीक है। तो पहले अपन समझते हैं कि मैंडेटरी इनकम टैक्स का रिटर्न किस किस को फाइल करना है। मैंडेटरी इनकम टैक्स का रिटर्न उन सारे लोगों को फाइल करना है जिनकी इनकम कर योग्य दायरे में है। कर योग्य दायरे का मतलब ये है, अभी ये जो बजट आया है ये तो अगले साल से एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अगर हम आज की स्थिति में बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, हाँ। तो उसको टेक्निकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। ठीक है ना, या फिर उसके ऊपर उसका TDS कटा हुआ है या उसके ऊपर कर का दायित्व आता है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये अनिवार्य सेगमेंट है। जी। ऑप्शनल सेगमेंट ये हो जाता है कि अगर आपकी इनकम में टैक्स नहीं आ रहा है और ना ही आपका TDS कटा हुआ है, ना ही आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रेम पत्र यानी कि नोटिस मिले हैं, फिर भी आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, हाँ। तो ये ऑप्शनल होता है। और हमें इसी के, मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन इसी से संबंधित होगा, क्योंकि डायरेक्ट जिनको करना है उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे सारे के सारे लोग, जैसे सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। हाँ। तो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें अगर हम, तो जब भी हम बैंक में फाइनेंस के लिए जाते हैं तो बैंक सबसे पहले हमसे पिछले विगत 3 वर्षों का ITR मांगता है। सही। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जी। तो अगर हमारा ITR नहीं है तो हम अपनी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज हम कोई भी लोन लेने जाएंगे, किसी भी योजना के अंदर जाएंगे, तो बैंक हमसे पूछेगा कि भाई आप ये बताइए कि या तो आपके पास कोलेट्रल हो, मतलब प्रॉपर्टी हो जिसको आप गिरवी रख के दे पाओ, जी। या फिर आप ये बताइए कि आपकी इनकम एक्टिविटी पिछले 3 सालों में क्या थी, मतलब आप हमारा लोन वापस कैसे करोगे। सही। तो ये वापस कैसे करोगे, ये इसका जो रिप्लाई होता है वो एक ही बात होती है, वो होती है इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैं ऐसे सारे लोग जो बिजनेस मूव की तरफ मूव करना चाहते हैं या आगे जाके लोन लेना चाहते हैं,
इनफैक्ट अगर हम बिजनेस को हटा भी दें, हाउस लोन भी अगर आपको लेना है, हाँ मकान बनाने के लिए भी लोन लेना है, तब भी आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। हाँ और बैंक आपसे वही पूछेगा कि भैया आप मकान तो ले लोगे, चुकाओगे हाँ। कैसे? तो बिल्कुल। अपनी इनकम की निरंतरता बताने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। जी इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि सब्सिडीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन सब्सिडीज़ मिलती हैं, या आपसे आय का प्रूफ मांगा जाता है कि सब्सिडीज़ देने के लिए। बिल्कुल तो ठीक। उसके लिए भी आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता किस है। उम्र से भरना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो नॉर्मली मेजोरिटी अटेंड करने के बाद, यानी कि 18 साल से जब आप क्रॉस हो गए, ठीक तो है उसके बाद आपके पास खुद की साइनिंग अथॉरिटी आ जाती है इनकम टैक्स रिटर्न साइन करने की। ठीक है। तो अगर आपकी किसी तरह की कोई इनकम जनरेट हो रही है तो 18 साल के बाद आप कभी भी इनकम और टैक्स नहीं हो रही है तो? अगर नहीं हो रही है तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप शून्य का इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उसकी हाँ, कोई वैल्यू नहीं लॉजिक है। नहीं, कोई वैल्यू यानी नहीं है। स्टार्टअप करने की अगर तैयारी कर रहा है कोई युवा 19 साल की उम्र में, इनफैक्ट मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा हाँ कि हम ये मान के चलते हैं कि कृषि इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, जी और टैक्स फ्री होने के कारण लोग बाग जो है वो जिनकी कृषि आय होती है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते। बिल्कुल सही बात है। अगर कृषि इनकम सिर्फ और सिर्फ कृषि इनकम है तो आपकी इनकम पे किसी तरह का कोई कर नहीं आएगा, और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें या ना करें ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी इनकम, जैसे सपोज मैं, मेरी कृषि भूमि है, मेरी कृषि भूमि जो है वो गांव में है, मैं शहर आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और यहाँ पे मेरी बिजनेस इनकम शुरू हो गई। तो अगर मेरी बिजनेस इनकम है और एक तरफ मेरे गांव से कृषि इनकम आ रही है, मैंने बटाई पे वो लीज पे वो एग्रीकल्चर लैंड देके रखी है, तो वो कृषि इनकम मुझे अपने आयकर के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी ही पड़ेगी, और उसके ऊपर एक डिफरेंशियल स्लैब रेट जो होता है वो लगेगा, और वो 100% टैक्स फ्री नहीं कहलाएगी। तो ऐसे लोग जिनकी दूसरी इनकमों के साथ कृषि इनकम है, उनको अपनी कृषि इनकम को अपने आयकर विवरणी के अंदर शो करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अंशुल जी क्या कहना चाहेंगे आप, अंशु जी, कि जिस तरह के अनुभव आपको होते हैं इस तरह के सवाल महिलाएं करती हैं? डेफिनेटली करती हैं। अब तो आपको मैं बहुत अच्छी बात बताऊं कि हम शहरी महिलाएं तो डेफिनेटली बहुत अवेयर हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, उनके एनवायरनमेंट जो उनका परिवार है वो अवेयर है। पर ये सवाल अब जो इंटीरियर गांव की महिलाएं, स्लम की महिलाएं हैं, आपको एक बात और अच्छी बताऊं, जब मैं उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन के लिए अवेयरनेस कैंप लगाती हूँ और स्लम और गांव वाले एरिया में लगाती हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा डर रहता है कि उनका पैन कार्ड होगा कि नहीं होगा। तो वो बेसिक चीज़ है पैन कार्ड जी। तो बट मतलब हमको 75% महिलाओं के पैन कार्ड मिल ही जाते हैं। क्या बात है। जब मैं योजनाओं को बताती हूँ तो 2-4-5 दिन के अंदर तो इतनी क्वेरीज आ जाती हैं, तो अब मोर अवेयर हैं। मीन्स अब तो एजुकेशन और ये जो मोबाइल है उसके थ्रू महिलाएं बहुत अवेयर हो गई हैं। इंटीरियर में जो गांव की महिलाएं वो भी पढ़ी लिखी अब समाज के साथ आगे आ रही हैं, और इसी तरह की क्वेरीज उनकी भी होती हैं कि मैम हम क्या करें, अब इनमें कैसे कैसे कौन कौन से सेगमेंट में हम, अगर हमारा व्यवसाय सर्विस सेक्टर वाला है या हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो सर्विस सेक्टर में हमको कौन कौन से सेगमेंट के साथ कौन कौन सी सब्सिडीज मिलेंगी। तो वो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो सरकार की, उन सब की जानकारी लेते हुए इस तरह के क्वेश्चन अब वो भी करने लगी है। बिल्कुल। हालांकि अब तो मैं बीच में रोकना चाहूँगा, अब तो 2 मिनट के अंदर पैन कार्ड बन के आ जाता है 2 मिनट में आ जाता है। यस, ऑनलाइन। मैं चाहूंगी बिल्कुल इसको एक बार फिर से बता दीजिए अंशुल जी, जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे। ऐसे लोग, जैसे मैम की बात को मैं आगे बढ़ाना हाँ, चाहूँगा, हाँ। ऐसे सारे के सारे लोग जो अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, हाँ। और उनके आधार पे उनका मोबाइल नंबर अगर अपडेटेड है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस आधार कार्ड के थ्रू आप अपना पैन कार्ड फॉर्म नंबर 49A होता है उसको ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने के विथिन 2 मिनट्स आपके ईमेल आईडी पे आपका पैन कार्ड बन के आ जाएगा। बिल्कुल। तो इससे फास्ट सर्विसेज हम इंडिया में कब एक्सपेक्ट कर सकते थे? फॉर्म नंबर 49A। अगर दर्शक इस बात को सुन चुके हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। अब बहुत आसान है, अब वो लेंदी प्रोसेस, मतलब लंबी प्रक्रिया नहीं बची है। और पैन कार्ड अगर आपके हाथ में है तो मान के चलिए आपके 95% काम हो जाएंगे सर। 100% हो जाएंगे। पैन इनफैक्ट मैं कार्ड है बोलूंगा कि पैन तो ठीक है, हाँ। अगर आधार कार्ड आपके पास है तो आपके 100% 100% काम हो रहे हैं। बस तो ये 2 मतलब ये कार्ड जो आपके वन पास। आइडेंटिटी प्रूफ का जो कंसेप्ट था गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा। ये ट्रेमेंडस है, और क्या गवर्नमेंट बात इसके लिए बधाई की पात्र है। बिल्कुल सही बात है। एक और मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये जो जनता का पैसा, एक वाक्य उठ कर आया था जब बजट आया था कि जनता का पैसा और सरकार की आमदनी, ये 2 मुख्य बिंदु। अंशुल जी क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी?
देखिए, मेरे को तो ये वाक़ई कहीं से उचित नहीं लग रहा, जनता का पैसा और सरकार की आमदनी। ब्यूरोक्रेट्स या जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के जो लोग होते हैं, हम डिसऑनेस्टी अपार्ट, हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं कर रहे, पर जो बजट होता है वो बनाना एक सिंगल डे का काम नहीं होता कि फाइनेंस मिनिस्टर जी जो आई और उन्होंने बना दिया। ये पूरी एक साल भर की प्रक्रिया होती है। इस साल भर की प्रक्रिया पे हर एक पहलू को देखा जाता है। वो लोग भी चाहते हैं कि भाई वो क्या से बेस्ट क्या लोगों के लिए कर सकते हैं। इनके पूरे जितने भी इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन सबसे ओपिनियन ली जाती है। हर एक सेक्टर से लिया जाता है कि आप यहाँ पे क्या नया करना चाहते हैं, आपको कितने फंड्स की आवश्यकता है। फिर सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का इक्विलिब्रियम बनाया जाता है। तो जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, इसके बीच में इनका एक बहुत बड़ा काम होता है फिस्कल डेफिसिट को कम करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। आज भी हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है जी। तो उसको मैनेज करना। तो ये बोलना कि सरकार की आमदनी और जनता का पैसा, मैं इस वाक्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, तो जिन लोगों ने इस बात को बिठा लिया था वो ये एक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सुपरफिशियल और वेग टर्म है, क्योंकि अगर हम बात करें कि सरकार की आमदनी, तो सरकार की आमदनी तब होगी जब फिस्कल डेफिसिट खत्म होगी, बिल्कुल सही, जब हमारे पास लॉस कम होगा। अभी तो सारे बजट जितने भी होते हैं वो लॉस मेकिंग बजट्स होते हैं। बिल्कुल। तो और एक मुझे ऐसा लगता है अंशुल जी और अंशु जी, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि अपनी आवक और जावक को सही तरीके से प्रदर्शित कीजिए सरकार के सामने। मतलब अगर आप इस चीज़ को लेकर निष्पक्षता रखते हैं तो फायदा आपका ही है। क्या कहेंगे आप अंशु जी? बिल्कुल सही कहा, और इसके लिए तो हमारी बहुत बड़ी कार्यशाला भी चलती है। हम महिलाओं को फिनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसकी एक वर्कशॉप देते हैं कि आप अपने घर का, अपनी खुद की आय का बजट किस तरह बैलेंस करते हुए आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, हमारी ये एक नागरिक, एक सच्चे ईमानदार नागरिक होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा एक योगदान रहे, वो आर्थिक मजबूती के साथ आगे बढ़ता है देश। अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात कहूँगी, मैं बहुत इस चीज़ से बहुत खुश होती हूँ कि जब भी आत्मनिर्भरता की बात आती है तो क्यों ना हमारे देश का, जैसे बजट एलोकेशन एमएसएमई पे क्यों इतना ज़्यादा आया, बिल्कुल इसलिए आया कि हम अपनी सुई तक खुद बनाए, हमारा धागा भी खुद हो, हमारा कपड़ा भी खुद हो, हमारा वो लूम भी खुद हो, तो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पूरा पड़ेगा। पैसा हमारे पास होगा तो हम सशक्त हो संक्षिप्त जाएंगे। में आखिरी प्रतिक्रिया में अंशुल जी से लेना चाहूंगी कि क्या कहना चाहेंगे आप, बिल्कुल संक्षिप्त में। देखिए, बजट मेरे हिसाब से बिल्कुल संतुलित बजट है, और एक या दो पॉइंट, मतलब देखिए, दुनिया में आप हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। तो जिस हिसाब का बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल से सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट है। इस बार तो बल्कि हायर इनकम के लोगों को भी काफ़ी खुश रखने की कोशिश करिए सरचार्ज कम करके। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से ये बजट संतुलित है। बिल्कुल सही बात। तो सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल सही बोला। तो आज की बचत याद रखिएगा, कल का सुकून है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए। सी अंशुल अग्रवाल जी, जो पूर्व चेयरमैन ICAI भोपाल, और अंशु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले दर्शकों, शाम को इसका रिपीट टेलीकास्ट है, तो देखना ना भूलिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।